नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस वाय संस्कृतम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं SSET शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस टेस्ट के संबंधित शिक्षण अभिरुचि, जिसको कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। और इससे संबंधित प्रश्न 40 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो कि यदि आपको ये परीक्षा निकालनी है, पास करना है, तो वो 40 नंबर के क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो इन शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न तैयार होते हैं और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नोट्स के तौर पर जो मैंने आपके लिए बनाए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। शिक्षण अभिरुचि, सबसे पहले हमें शब्द को समझना होगा। यह है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण के दौरान आपका व्यवहार, आपकी क्रियाएं और आपका आत्मबल, हर एक प्रकार से प्रश्न पूछने की विधि, व्याख्यान करने की विधि, बच्चों को समझाने की विधि, और एक यानी कि आप कक्षा में खड़े हैं तो किस प्रकार से आपका संतुलन है, किस प्रकार से आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ मिला करके यह आपके शिक्षण एप्टीट्यूड में आता है। अब आप देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो बीएड में शिक्षण एप्टीट्यूड लगा हुआ है, यानी कि जो शिक्षण अभिरुचि लगी है, यह 2-3 भागों में बटी हुई है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं कि आपको कक्षा में कैसा व्यवहार करना है या ब्लैक बोर्ड का कैसे प्रयोग करना है, सिर्फ इससे प्रश्न नहीं आएंगे, बल्कि बीएड में आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति, बौद्धकालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, इन शिक्षा से प्रमुख संबंधित संस्कार कौन से हैं। इसके अलावा इसमें और भी कुछ मिश्रित कर दिया जाता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, नई नई शिक्षा नीतियाँ और नई शिक्षा नीति, यानी उस समय से हमारे अभी तक कौन कौन सी नीतियाँ आई हैं, संस्कृत के लिए किसने कितना योगदान दिया है, किस नीति में किस प्रकार से संस्कृत के लिए बातें रखी गई हैं, ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 भाग हमने इसके किए हैं: भारतीय शिक्षा, वैदिक शिक्षा, बौद्धकालीन और मुस्लिम कालीन। सबसे पहले भारतीय शिक्षा में हम देख लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में 2 भेद होते हैं, पराव और अपराव। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख हमारा वैदिक कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य रहा है वो क्या रहा है? सा विद्या या विमुक्तये, यानी कि वह विद्या जो कि हमें मोक्ष को लेकर के जाए, मोक्ष की प्राप्ति कराए। तो ये हमें याद रखना है कि प्रमुख उद्देश्य हमारा क्या रहा वैदिक कालीन शिक्षा का। फिर वैदिक कालीन शिक्षा में कौन कौन से संस्कार होते थे, कब शिक्षा प्रारंभ होती थी, कब शिक्षा संपन्न होती थी, यानी कि विद्यारंभ संस्कार, जहाँ से आप बच्चे को हम वैदिक कालीन में पढ़ने के लिए भेजते हैं, गुरुकुल में भेजते हैं, विद्यारंभ संस्कार। और उसके बाद में समावर्तन संस्कार, जहाँ से विद्यार्थी जो है पढ़ करके गुरुकुल से निकलता है, उसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। उसी प्रकार से और भी वैदिक कालीन शिक्षा से प्रश्न तैयार होते हैं। यहाँ पर उपनिषद के कुछ वाक्य जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे। सा या विद्या मृतमश्नुते विद्या विन्दते मृतम, या फिर अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, ये कुछ यहाँ पर जो शिक्षा से संबंधित सूक्तियाँ हैं उपनिषदों की, यह भी यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा हम चलते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में। तो बौद्धकालीन शिक्षा में भी संस्कार होते हैं, जैसे कि विद्या आरंभ करने के लिए पबजा संस्कार होता है, इसको पवज्जा संस्कार भी बोलते हैं और प्रवज्या संस्कार भी बोलते हैं। याद रखना, यह प्रश्न आता है कि बौद्धकालीन शिक्षा आरंभ होती है कौन से संस्कार से, तो आपको याद होना चाहिए प्रवज्या संस्कार। फिर समाप्त कब होती है, तो उपसंपदा संस्कार से है समाप्त होती है। फिर इसके उद्देश्य क्या थे बौद्धकालीन शिक्षा के, किस किस को शिक्षा दी जाती थी, प्रमुख शिक्षा के स्थान कौन से थे। तो संघ जो है, जिसको हम बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जो यहाँ संघ शब्द आ रहा है, यह एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, यानी कि यही जो लोग होते थे इस शिक्षा को बांटते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धकालीन शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और इसके अलावा प्रमुख शिक्षा इसमें किन किन लोगों को होती थी, ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। मुस्लिम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम शिक्षा का जो संस्कार होता है बिस्मिल्लाह संस्कार से होता है, उसको मकतब भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह शब्द जो है यह उच्चारण करवाया जाता है, बच्चों को लिखवाया भी जाता है, फिर उसके बाद उनका विद्या आरंभ उनकी होती है। इसी प्रकार से जो मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा है, यह याद रखना, मुस्लिम शिक्षा जो भारत में आई
मुस्लिम लोग जब आए तो उनका एक ही यहाँ पर उद्देश्य रहा है कि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट याद रखनी है। और विशिष्ट शिक्षा क्या थी मुस्लिम शिक्षा में? तो चित्रकला शिक्षा। अब जहाँ पर भी आप देखते हैं अधिकतर हमें देखने को मिलता है कि जो चित्रकारी अधिकतर जो हुई है मुस्लिम काल में ही हुई है। इसके अलावा हम चर्चा कर रहे हैं कुछ प्रमुख केंद्रों की, जैसे कि बनारस संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो डंकन जो गवर्नर हुए हैं, या फिर हाँ डंकन नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा विश्व भारती संस्था जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहा हूँ जो कि जरूरी हैं। इसके अलावा बहुत सारा आपके पास चिरंतनी में और भी बहुत सारी पुस्तकें, जिन पुस्तकों से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारा आइटम आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर आपके पास समस्या रहती है कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखने वाली हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। BHU का शिलारोपण किसने किया था? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका शिलारोपण किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं आपसे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर, यानी कि आप जब कक्षा में जाएंगे तो आपको किस प्रकार से वहां पर तैयार होना है, ये आप बात आएगी बीएड के बाद की। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रश्न यहाँ पर जो पूछे जाएंगे उस समय आपको ध्यान रखना है, एक विद्यार्थी बन करके जब आप पेपर देंगे तो विद्यार्थी यही सोचना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और कक्षा में बैठा हूँ, और कक्षा में बैठने के बाद मैं एक शिक्षक से क्या क्या अपेक्षाएं रखता हूँ कि शिक्षक कैसा हो, मैं मस्ती करूँ मुझे डांटे नहीं, किसी प्रकार का मुझे कोई डांट नहीं, किसी प्रकार का मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाए, मैं घर का कार्य करके लाऊं या ना लाऊं या गलत करके लाऊं, तो डांटना नहीं चाहिए सबसे पहली बात। दूसरी बात, उस बच्चे को नीचा नहीं दिखाना कक्षा में। तीसरी बात, हमेशा उसका उत्साहवर्धन करना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उन दोनों बच्चों में भेद नहीं करना, बल्कि जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी उस श्रेणी तक हमें लाना है। ये सारे पॉजिटिव थिंकिंग जो हैं यह आपको उस समय याद रखनी है, क्योंकि जो प्रश्न आपसे पूछेंगे उसमें एक भी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बात है। यदि प्रश्न आ जाता है कि बच्चा कक्षा में यदि छुरी का लेकर के आता है, चाकू लेकर के आता है, तो आपको क्या करना है? तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आप उसको डांटेंगे या आप उसको मारेंगे या समझाएंगे, नहीं, आप उसको प्रेम से बुलाएंगे, प्राचार्य कक्षा में ले जाएंगे। यानी कि आप अपनी बुद्धि से वहां पर आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि किस प्रकार से मैं कक्षा में जाकर के गलत व्यवहार करता हूँ, दुर्व्यवहार करता हूँ, शिक्षक के साथ अच्छे से बात नहीं करता, प्रश्न का उत्तर सही से नहीं देता, बच्चों के साथ मस्ती करता हूँ, तो शिक्षक मुझे क्या बोले। वह जो आप अपेक्षा शिक्षक से रखते हैं वही आपको यहाँ पर पेपर में दिमाग लगा करके और उत्तर देना है। ठीक है, इसके अलावा इसी को बाल केंद्रित शिक्षा भी कहा जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और कुछ इंपोर्टेंट नोट्स जो मैंने लिखे हैं, शिक्षा के प्रकार होते हैं 3: औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो होती है वह विद्यालय में होती है, और थोड़ा सा मैं इसकी आप यदि व्याख्या करूं तो जहां पर समय, पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु जहां पर निर्धारित होती है उसी को ही हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो कि विद्यालय में होती है। निरौपचारिक शिक्षा जो होती है दूसरे नंबर पर, यह मुक्त विद्यालय, डिस्टेंस से या ऑनलाइन आप जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अनौपचारिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, जो परिवार में हमें शिक्षा मिलती है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अनौपचारिक शिक्षा का प्रथम केंद्र क्या है, तो वहां पर आपको परिवार जो है आपका सही आंसर होगा। याद रखना है, अनौपचारिक यानी परिवार, निरौपचारिक यानी कि मुक्त स्वाध्याय, डिस्टेंस से या ऑनलाइन शिक्षण, ये सारी चीजें निरौपचारिक में आ जाएंगी। औपचारिक में आएगा केवल आपका विद्यालय। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिंदु, जैसे हमारा जो विद्यालय है, जो स्कूल है, उसका हृदय किसको कहा जाता है, तो पाठशाला को, पुस्तकालय को। पाठशाला का, विद्यालय का हृदय किसको कहा जाता है, पुस्तकालय को कहा जाता है, लाइब्रेरी को कहा जाता है। कक्षा में अध्यापक का मित्र कौन होता है, याद रखना, कक्षा में अध्यापक का मित्र कौन होता है, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड अध्यापक का मित्र होता है। और वही आपके दृश्य और श्रव्य जो उपकरण होते हैं, साधन होते हैं, जिससे आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या जिससे आपको बच्चों को पढ़ाना है,
दृश्य यानी कि दिखाने वाला, श्रव्य यानी कि सुनाने वाला। ठीक है, तो जो आपका श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड है, वही एक मुख्य और प्रमुख अभिकरण माना गया है, उपकरण माना गया है, साधन माना गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि शिक्षा का प्रमुख अंग क्या है। शिक्षा का प्रमुख अंग क्या है, तो पाठ्यक्रम शिक्षा का प्रमुख अंग माना जाता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास शिक्षा का होता है। छात्रैः सह कीदृशः व्यवहारः, छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। अध्यापकों की, यदि आप विद्यालय में जाते हैं तो दूसरे अध्यापक भी रहेंगे आपके अलावा, तो उनके प्रति आपका कैसा व्यवहार, कैसी प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए, तो ज्ञान में प्रतिद्वंद्विता आपकी होनी चाहिए। फिर सर्वोत्तम विधि कौन सी होती पढ़ाने की, तो यह आपके विषय के ऊपर, क्या आप नाटक पढ़ा रहे हैं तो अभिनय विधि, ठीक है, या फिर आप श्लोक पढ़ा रहे हैं तो अनुवाद विधि, इस प्रकार से पद्य पढ़ा रहे हैं तो अनुवाद विधि, इस प्रकार से आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और बिंदु होते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है LSRW, इससे संबंधित तो प्रश्न आपको पूछेगा ही पूछेगा, या तो इसका क्रम निर्धारण कीजिए या फिर क्रम निर्धारण का ही इससे आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। LSRW यानी कि L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, और R का मतलब रीडिंग, और W का मतलब राइटिंग। इसी को संस्कृत में पूछेगा श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। यही क्रम है। श्रवणम सबसे पहले सुनना, भाषणम बोलना, फिर उसको पढ़ना और फिर उसको लिखना। ठीक है, यह भाषा को सीखने के 4 क्रम हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और ये पूछ ही लिया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ मैंने बिंदु लिखे हैं, जैसे कि कक्षा में जो लाइट है, विद्युत है, प्रकाश है, वो किस तरफ से आना चाहिए, यानी कि उसकी व्यवस्था आप किस तरफ करेंगे, तो पृष्ठभाग में, कक्षा के पृष्ठभाग में, यानी कि आप जहां खड़े रहेंगे ब्लैक बोर्ड के सामने आपके बच्चे रहेंगे और बच्चों के पीछे वाली दीवार में आपको प्रकाश की व्यवस्था करनी है। बालकस्य सामाजिकीकरणम, मतलब बालक का जो सामाजिकीकरण है, इसका उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर होता है, तो सबसे पहला परिवार, क्योंकि बच्चा शुरू में परिवार में ही पलता बढ़ता है, बाद में समाज में जाता है, तो सबसे पहले समाज का उत्तरदायित्व जो है बच्चे के अंदर कौन डालेगा, तो परिवार डालता है। ठीक है, विद्यालय की घड़ी किसको बोलेंगे, विद्यालय की घड़ी, तो विद्यालय की जो घड़ी होती है वह होती है समय सारणी। ठीक है, याद रखना, विद्यालय की घड़ी किसको बोलेंगे, समय सारणी को बोलेंगे। शिक्षण कैसा करना है, यह शिक्षण सूत्र से प्रश्न बनता है, तो सरल से कठिन की ओर आपको शिक्षण करवाना है। शिक्षण विधि अभी बताया था, विषय आधारित होनी चाहिए। भारतीय शिक्षा दर्शनों में किसका प्रभाव है, भारतीय शिक्षा दर्शन जो भी हमारे शिक्षाओं के दर्शन हैं, उनमें पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा विशिष्ट बात जो है आपकी शिक्षण अभिरुचि को लेकर के, वो एक ही बात है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग। आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है। जब पेपर में बैठे हो तब तो 100% सकारात्मक ही सोचना, उसके अलावा यदि आप 1-2% नकारात्मक होते हैं तो वो आपका व्यवहार है। लेकिन जब आप SSCT का और शिक्षण अभिरुचि का पेपर कर रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको कोई प्रश्न के उत्तर 2 सही लग रहे हो या 3 सही लग रहे हो, तो आप वहां पर बांट के देख लेना कि इसमें सबसे सकारात्मक ऊर्जा देने वाला उत्तर कौन सा है, बस वही सही उत्तर होगा, इतना आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाओं का समय कि उनका निर्माण कब हुआ या फिर उनको कब लाया गया, वह उनका कार्यान्वयन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो वनस्थली विद्यापीठम जो है यह 1935, इसका समय है 1935। शारदा अधिनियम 1929, शारदा अधिनियम 1929। शांति निकेतन 1901। वर्धा शिक्षा योजना का है 1937। याद रखना, इसी को गांधी जी ने ही चालू किया था। तो गांधी जी की योजना कौन सी, ये भी पूछा जा सकता है। वर्धा शिक्षा योजना क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें गांधी जी का नाम आ जाएगा। हंसा समिति का जो समय है 1961-62, किसका, हंसा समिति का 1961 और 62। यूजीसी का जो समय है 1953 और 1956। इग्नू जो कि मुक्त स्वाध्याय के लिए, डिस्टेंस के लिए चालू हुआ है 1985 में।
और एनसीटीई की जो स्थापना हुई है 1973 और 1995। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट्स नोट्स जो मैंने बनाए थे वो भी मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। हंटर आयोग कब आया और हंटर आयोग का द्वितीय नाम क्या है, ठीक है। कब आया तो 1882-83 में आया था। भारतीय शिक्षा आयोग भी इसको कहते हैं। कोठारी आयोग 1964-66 में। विश्वविद्यालय आयोग जिसको कि हम राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, तो आपको दोनों नाम याद होना चाहिए कि राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। इसका समय है 1948। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग का पूरा नाम यानी कि मुदालियर जो है यह किसके नाम पर बना है, ठीक है, यह भी आपको याद होना चाहिए। 1952-1953 में, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। फिर मैकाले का विवरण जो है यह पहले यानी कि 1835 का है ना, याद रखना, बहुत पुराना है इसका समय। सबसे पहले मैकाले का विवरण पत्र ही आया था। इसके बाद चटर्जी कमीशन 1956 और 57 में। गोखले का जो प्रस्ताव है 1910 और 1912, गोखले का प्रस्ताव। सैडलर आयोग जो आया था 1917 में आया था। सर्जेंट रिपोर्ट जो आई थी 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट आई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। 1992 में राममूर्ति कमीशन आया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 में आया था। मध्याह्न भोजन मिड डे मील जो योजना, बच्चों को प्राथमिक कक्षा और माध्यमिक कक्षा में जो भोजन मिलता है वह कब चालू हुआ था, 1995 में, याद रखना। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। शिक्षा का अधिकार 2009 में आया था, जिसको RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। श्याम पट्टाभियान, श्याम पट्टाभियानम 1987 में आया था। किंडरगार्टन 1937-39, ठीक है, फोवरेल इसके अध्यक्ष थे। मांटेसरी पद्धति 1907 यानी कि 1907 में। योजना विधि 1918 में। 1918 में किलपैट्रिक। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है। नवोदय जो विद्यालय है इनकी स्थापना 1986 में हुई थी। NCERT की 1966 में हुई थी। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि हम और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इनके अलावा मैं एक बार वापस बोल रहा हूं कि यह बात आपको याद रखना है, शिक्षण अभिरुचि में कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी से संबंधित प्रश्न होंगे कि कक्षा में विद्यार्थी यदि आपस में बात करते हैं या गृह कार्य करके नहीं लाते हैं या फिर गलत उत्तर देते हैं या फिर मानसिक रोग से पीड़ित हैं, मतलब कुछ बैठे बैठे एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, किसी को कागज फेंक रहे हैं किसी के ऊपर या फिर कागजों में कुछ नाव बना करके खेल रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न जो कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं इसमें आपको एक ही उत्तर लगाना है कि शिक्षक समझाएगा, शिक्षक प्रेम से समझाएगा। नहीं आ रही समझ में, बच्चा बहुत ज्यादा गलती कर रहा है, बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसको प्रधानाचार्य के पास लेके जाएगा, प्राचार्य के पास लेकर के जाएगा। और यदि बच्चा ज्यादा मानसिक पीड़ा से परेशान है तो उसके घर वालों को बुलाएगा, घर वालों से बात करेगा, ठीक है। बच्चों का विकास कैसे होगा, सामूहिक खेल से बच्चों का विकास होता है, सब प्रकार की शिक्षा देने से सर्वांगीण विकास होता है बच्चों का। ये सारे पॉइंट जो हैं हमेशा आपको इनमें एक ही उत्तर लगाना है जो कि आपका सकारात्मक उत्तर होना चाहिए। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और यदि अच्छा लगता है तो अपने साथ में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सिर्फ हमें बीएड का एंट्रेंस नहीं निकालना है बल्कि हमारे जो साथ में पढ़ने वाले हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मैं भी नहीं बता पाया हूं, और यदि आप जानते हैं उसको आप कमेंट में लिखिए ताकि जो दूसरे लोग कमेंट पढ़ेंगे उनको भी और मुझे भी उन चीजों के विषय में पता लगेगा, ठीक है। अगली वीडियो में और छोटी छोटी चीजें से छंद की ट्रिक, किस प्रकार से आपको छंद का क्वेश्चन सही करना है, व्याकरण की छोटी छोटी सी चीजें, प्रयोग की छोटी छोटी सी चीजें जो होती हैं जो कि आपको बीएड में पूछे जाते हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।